गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे भारतीय राज्य से संबंधित आज हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजनीति का अपराधीकरण। बेहद ही संवेदनशील और हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो उभरती हुई चुनौती है उसमें से प्रमुख एक राजनीति का अपराधीकरण भी शामिल है। इसको समझेंगे कि किस प्रकार से आज हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, हमारे मूल्यों के लिए एक संकट बना हुआ है तथा नैतिक पतन के गर्त की और स्थिति से ये जो स्थिति गुजर रही है किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, ये हम आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारी देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिसमें कुछ मूल्यों को रखते हुए एक स्वच्छ और पवित्र लोकतंत्र की स्थापना करते हुए, जिसमें सेवा कार्य को प्रधान मानते हुए, ऐसे परम मूल्यों को रखते हुए हमने भारत में इस लोकतंत्र की स्थापना करने पर बल दिया और हमने हमारे बुद्धिजीवी, हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने और हमारे देश के नेतृत्व ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि राजनीति एक सेवा का विषय है, इसमें ईमानदारी, परोपकार और बिल्कुल नैतिकता का पालन करते हुए अपना योगदान करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन मूल्यों पर संकट आना शुरू हुआ, नैतिक अवस्था का पतन शुरू हुआ और ज़बरदस्त तरीके से एक समस्या बनकर उभरी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, वो कहलाती है राजनीति का अपराधीकरण। अब आखिर ये अपराधीकरण होता क्या है, कुछ सिंपल साधारण शब्दों में अगर व्याख्या करें तो अपराधियों का राजनीतिक दलों, जो अपराधी आदतन अपराधी हैं या जिन पर हत्या, डकैती, बलात्कार या और भी जघन्य अपराध ऐसे उन पर केस लगे हुए हैं या जिन्होंने लंबे समय से जेल में गुजार कर बाहर आए हुए ऐसे अपराधी, ये अपराधी क्या करते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों और हमारे संसद और विधानसभा जैसी सभी पवित्र विधेयक संस्थाओं में प्रवेश करके उसके सदस्य बनकर राजनीतिक प्रक्रिया और कामकाज को प्रभावित करने के लिए जिन आपराधिक ढंग और तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं, ये कहलाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति को दूषित करना, राजनीति को मलिन करना, ये कहलाता है राजनीति का अपराधीकरण। अब आप सोचो कि देश की विधेयक संस्थाओं में, देश की उस लोकतंत्रीय संस्थाओं में जहाँ बुद्धिजीवी विवेकशील लोगों का काम होता है, जिसमें देश के लिए नीति निर्धारण करना काम होता है, देश के लिए योजना बनाना, देश के लिए कानून बनाना, देश का चहुमुखी विकास, देश को कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो स्वरूप प्रदान करना है, उसमें बड़े स्तर के लोगों का और जो सर्वमान्य ऐसे लोगों का जो काम होता है, उसकी जगह ये जो अपराधी हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, समाज कंटक बने हुए हैं, जो अपराध है, हिंसा है, ऐसे घोर अपराधी लोग जब हमारी पवित्र विधेयक संस्थाओं में प्रवेश कर पाएंगे तो सोचो कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा की तरफ जाएंगे। इन लोगों के दिमाग में कभी अच्छी विचार आएंगे नहीं, तो अच्छे विचार नहीं आएंगे तो ये जनता का कैसे काम करेंगे, हमारे लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे। तो ये लोग फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए और अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए इस राजनीति का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपना दबाव, अपना जो प्रभुत्व है उसको स्थापित करते हैं और अपने आप को अनैतिक मार्ग या अनैतिक तरीके अपनाकर अपने आप को सक्षम और मजबूत करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जब इन संस्थाओं में प्रवेश करके इसको मलिन करते हैं, दूषित करते हैं और इसका गैर अनुचित तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाता है संयुक्त रूप से राजनीति का अपराधीकरण। बात स्पष्ट हुई? यह है राजनीति का अपराधीकरण, यानी अपराधी तत्वों का राजनीति में प्रवेश करना राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। अब देखिए, राजनीति में आगे बढ़ने, सत्ता हथियाने के लिए अपराध का प्रयोग ही राजनीति का अपराध प्रधान बना देता है, राजनीति को अपराध प्रधान बना देता है। मतलब सत्ता हथियाने के लिए अपराध का प्रयोग करना, डराना, धमकाना, वोट अपने पक्ष में करवाना या वोट डालने से वंचित करना, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना, इस प्रकार से जब प्रयोग करते हैं तो जब राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपराध का सहायता लेकर आगे बढ़ना, एक प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है।
जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेना राजनीति का अंग बन जाता है तो हम उसे एक प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। किसी न किसी तरह सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षा ही अपराध प्रधान साधनों को प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान समय में धूर्त, दुष्ट और बदमाश अधिकाधिक संख्या में राजनीति में प्रवेश ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि राजनीति सबसे शीघ्र और सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाला धंधा बन गया है तथा यह विचार भी बल पकड़ रहा है कि आपराधिक तौर तरीकों को अपनाने में निपुण व्यक्ति के लिए अपराध और राजनीति को एक साथ अपनाकर सत्ता राजनीति में एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ था कि पहले लगभग आप देखें कि 90 के दशक से पहले लगभग ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में होता था, कोई भी नेता, तो वो अपने पास कुछ गुंडे पालता था, कुछ आपराधिक जगत या आपराधिक तत्वों से जुड़े हुए लोग अपने पास रखता था। और वो नेता फिर उनको अपने इशारे पर उनसे जो भी अपना हित साधना था, जो भी काम होता था वो करवाता था। पकड़े जाते तो जेल से रिहा करवाते थे, या फिर किसी प्रकार का किसी की हत्या डकैती ऐसा कुछ काम होता तो फिर वो नेता अपना दबाव प्रयुक्त करते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको जेल से रिहा या उसके ऊपर जो आरोप लगे थे उनको वहाँ से बाइज्जत बरी करवा लेते थे। तो ऐसा कुछ होता था, ठीक है, कि हर एक बड़ा कोई व्यक्ति, हर एक बड़ा नेता अपने पास कुछ ऐसे गुंडे तत्वों को पालता था। लेकिन अब समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि इन गुंडों ने सोचा कि हम आखिर नेताओं के कुत्ते बन कर क्यों रहें, हम खुद ही क्यों न चुनाव लड़ें, हम खुद क्यों राजनीति में प्रवेश न करें। तो आप देखते हैं कि लगभग आप 90 के दशक के बाद इन लोगों ने फिर राजनीति में आना शुरू कर दिया। ये चुनाव लड़ना, लोगों पर प्रभाव डालना, लोगों के लिए इधर उधर जो भी उनको उपयुक्त लगता था वो सब कुछ करना उपयुक्त समझा। तो फिर ये ऐसे जो अपराधिक जगत से, अपराधिक तत्वों से जुड़े हुए व्यक्ति का सीधा प्रवेश राजनीति में आना हो गया शुरू। अब राजनीति में आके फिर चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय स्तर से लेकर हमारे केंद्र सरकार तथा लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव भी उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अपना धन बल, बाहुबल का प्रयोग करते हुए चुनाव जीत के भी आ गए। आज समस्या ये होती गई है कि हमारी लोकसभा के 1-23 सदस्य इन अपराधी तत्वों से, या जिन पर ऐसा कोई 1-23 सदस्य ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का हत्या, डकैती या लूटमार या जो जान से मारने की, ऐसे कहीं ना कई केस लगे हुए 1-23 सदस्यों पर, कुल सदस्य सदन की संख्या के 1-23 सदस्यों पर इस प्रकार के केस लगे हुए, सोचो। और दूसरा, इन लोगों ने ये सोचा कि हर जगह आप बिजनेस करेंगे, किसी प्रकार का और कुछ काम करेंगे, आपको इन्वेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको मानसिक श्रम की ज़रूरत है, वो आपको बहुत मेहनत करके आप मुकाम हासिल होता है। लेकिन राजनीति एकमात्र ऐसा एक जो मतलब एक आयाम है, यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको बिना कुछ निवेश किए हुए आपको बहुत तात्कालिक रूप से आपको बहुत बड़ा पद या लाभ मिलने की संभावना रहती है। तो कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्ट किए बगैर, बिना किसी प्रकार का निवेश किए बगैर आप राजनीति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने का बहुत ही सरल कार्य रही है, तो इसमें क्यों न प्रवेश करें। इसलिए देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो भी अपराध से जुड़ जाता है तो तुरंत उसका अगला मकसद होता है कि सफ़ेद कुर्ता पाजामा और गले में गमछा डाल के जनता के सेवक बनकर आ जाओ। अब सोचो कि ये लोग जिनके पृष्ठभूमि आपराधिक हैं वो लोग के जनता का भला करेंगे और ये लोग राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटा मोटा पद लेके आगे बढ़ते जाते और फिर टिकट की मांग करते हैं, टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं और फिर आगे ये बढ़ते जाते हैं। तो भारत में लगभग आज सभी विदेश संस्थाओं में देखिए लगभग 1-23 सदस्य ऐसे लोगों से भर चुकी हैं जो अपराधी जगत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन समझ सकते हैं। अब एक 2 बातें हैं, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, 2 अलग अलग चीज़ें जिनको अपन समझते हैं। एक ही स्थिति के 2 पक्ष हैं, एक है राजनीति का अपराधीकरण और दूसरा है अपराध का राजनीतिकरण। अब ये दोनों स्थितियाँ आज के शासक वर्ग की राजनीतिक संस्कृति का लक्षण बन गई है। पहले समझते हैं कि राजनीति की अपराधीकरण क्या है। अब मतलब अपराध का राजनीतिकरण क्या है। पहले अपराध के राजनीतिकरण में दलीय कोष एकत्रित करना, यानी अपराध का राजनीतिकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके संदर्भ में क्या समझा जाता है कि दलीय कोष को एकत्रित करने, यानी अपने जो पार्टी का जो फंड होता है उसको फंड को एकत्रित करने के लिए, फिर जो चुनाव होते हैं चुनावों का पूरा प्रबंध मैनेजमेंट संभालने के लिए, फिर बैठक होती है, मीटिंग होती है, सम्मेलन होती है, उनको आयोजित करने में समाज विरोधी तत्वों का अधिकाधिक और बढ़ते हुए रूप में प्रयोग
ये समाज विरोधी तत्वों का राजनीतिक कार्यकर्ता बनना, इसमें सब शामिल होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, अपराध का राजनीतिकरण। यानी मीटिंग करवाना, सम्मेलन करवाना, चुनावों का मैनेजमेंट संभालना, फंड को एकत्रित करना और प्रचार सामग्री को मैनेजमेंट संभालना, तो इनमें ये जो काम होते हैं चुनावों के, तो इसमें जब अपराधी जगत के लोग उसमें जुड़ जाकर और उसमें शामिल होकर और समाज विरोधी तत्व जब इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, ये कहलाता है अपराध का राजनीतिकरण। क्या कहलाता है, अपराध का राजनीतिकरण। फिर अपने राजनीतिक विरोधियों को जासूसी करना और जासूसी प्राप्त जानकारी के प्रयोग के लिए ब्लैकमेलिंग का प्रयोग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर अगला आपको कहने लगे कि जीत सकता है, तो इसको ऐसा किसी भी प्रकार से ब्लैकमेलिंग करो, उसको उसकी मतलब उसके किसी भी प्रकार से निजी जानकारियाँ बाहर लाओ या उसकी ऐसी गोपनीय जानकारी बाहर लाओ, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे क्या है। मतलब ये किन प्रकार अगले को ब्लैकमेल करने का पर्याप्त काम करना, ये भी एक प्रकार से अपराध का राजनीतिकरण कहलाता है। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब राजनीतिक अपराधीकरण की बात करें तो राजनीतिक अपराधीकरण में क्या क्या शामिल होता है कि इसमें राजनीति अपराध से ग्रसित हो जाती है तथा अपराधी राजनीतिज्ञ जैसे सक्रिय कार्यकर्ता और नेताओं का बाना धारण कर लेते हैं। जो भी अपराधी लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद नेता बन जाते हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता के रूप में सामने आते हैं। कल तक जो अपराधी थे आज वो राजनीतिज्ञ बन गए, सफ़ेद गमछा डाले, सफ़ेद कुर्ता धोती पाजामा पहन के आगे बोले जनता के सेवक, जनता के लिए मर मिटना है, जनता के लिए खड़े। अब सोचो कि जो अपराधी हैं वो राजनीतिक बन गए और राजनीति में आने के बाद भी उनकी अपराधियों से संपर्क बने रहते हैं। राजनीति में आने के बाद भी ऐसा थोड़ी कि वो अपने पुराना पैसा या पुराने जो प्रवृत्तियाँ थी, मलिन दूषित प्रवृत्तियाँ वो त्याग दी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आज भी उससे जुड़े हुए, स्वभाव और जीवन विधि के साथ जुड़े हुए अपराधिक तौर तरीके वे छोड़ नहीं पाते, वस्तु तो छोड़ना भी नहीं चाहते। परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण में एक ऐसी स्थिति को जन्म मिलता है जिसमें अपराध और राजनीति के बीच केवल एक अस्पष्ट और धुंधली सी रेखा होती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक जो विदेश संस्थाओं से बाहर काम होता है और एक जो विदेश संस्थाओं के अंदर काम करता है, कोई फर्क नहीं रहता है, दोनों को तौर तरीके एक समान हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार समाज कंटकों और राजनीति के मध्य मिली भगत और कई बार गहरी मिली भगत की स्थिति ऐसी बन जाती है कि दोनों के मध्य जो पर्दे होते हैं वो भी हट जाते हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ सहयोगी बन जाते हैं और अनेक बार पुलिस का एक भाग भी राजनीतिक और अपराधियों के साथ गठजोड़ में जुड़ जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि जब ये इस प्रकार से विदेश संस्थाओं के बाहर और आंतरिक दोनों प्रकार से जब ये काम करते हैं तो उनमें कई बार ऐसा आपको दिखाई देता है कि जो पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए होती है, तो वो भी राजनीति को आगे और अपराधियों को आगे मतलब कुछ भी नहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है, उसके सामने असहाय हो जाती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राजनीति के अपराधी और पुलिस की गठजोड़ होती है, मिली भगत होती है। अपराधियों को सावचेत पुलिस करती है कि हमारे ध्यान से रहना, इधर उधर हो जाओ, हम राउंड मार के चले जाएंगे। अपराध आखिर बढ़ता क्यों है? अगर पुलिस और ये जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसी चाहे तो इस प्रकार से हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता है, लेकिन मिली भगत होती है पुलिस पर। ठीक है, तो अपराधी, राजनेता और पुलिस ये इनमें गठजोड़ जबरदस्त तरीके से होते हैं और इस प्रकार राजनीतिज्ञों, अपराधी तत्वों और उनके कार्य में सहायक तत्वों के रूप में पुलिस सब एक त्रिभुज बन जाती है। तब राजनीति का अपराधीकरण लगभग संपूर्ण अंशों में हो जाता है कि जो हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब न्याय की, सुरक्षा की आशा किसे करें? आशा ही धूमिल हो जाती है। तो ये एक प्रकार का राजनीति अपराधीकरण में नेता, अपराधी और पुलिस तीनों का ऐसा ट्रायंगल बन जाता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वास्तविक और बाहरी तौर पर सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन ये आंतरिक तौर पर तीनों का ट्रायंगल एक होता है। इसके विपरीत जब कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी और निचले कर्मचारी अपराधी तत्वों का दमन करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपराधी तत्व अनेक राजनीतिक संपर्क और साधनों के आधार पर अधिकारी और कर्मचारियों को दुष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरण करवा देते हैं। देखो, अब हम ये नहीं कहते कि सब पुलिस ऐसी है। पुलिस में जो अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार ऑफिसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं,
वो चाहते हैं कि नहीं, इन अपराधी तत्वों को बिल्कुल दूर रहें और हम हमारी संविधान, हमारी इस प्रतिज्ञा के साथ डटे रहें कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। अब जब ऐसा कोई ईमानदार अफसर या कर्मचारी कोई काम करता है तो उसके साथ ये नेता और अपराधी जगत के लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि उसको नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है, उसका दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, उसको धमकियाँ मिलती हैं, न जाने क्या उनके साथ सलूक किया जाता है। तो ये भी गलत है आगे कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने से, काम करने से रोकना, ये भी अपराधीकरण है और नहीं तो क्या है। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो अपराधी और राजनीतिकों की है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, जनता की चुनी हुई सरकार, जो भी जो नेता होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं। तो अब ये व्यावहारिक तौर पे कुछ अलग होता है जो बहुत ही सोचने वाली बात है। फिर इन बेचारे ईमानदार अफसरों को विविध तरीकों से भारी कठिनाई में डाल देते हैं और पुलिस बल में कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक दृष्टि से कमजोर, अति कमजोर तत्व ये सदैव से रहे। समय के साथ साथ नैतिक दृष्टि से कमजोर, अति कमजोर व्यक्तियों की संख्या पुलिस बल में निरंतर बढ़ती गई। अब जब देखा कि जब होने वाला कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों फालतू करें, तो वो फिर ऐसे ही कमजोर व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। व्यक्ति, वातावरण और व्यवस्था दोषी तो सभी हैं बढ़ती हुई विकृति के लिए। तथ्य ये है कि भ्रष्ट और अपराधी सामाजिक जीवन में खटक नहीं रहे, स्वीकार्य हो रहे, सम्मानित हो रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग ही उनको, आखिर जनता ये सोच ले कि ऐसे लोगों को हम क्यों चुने, ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को क्यों हम सम्मान दें, ऐसे लोगों को क्यों हम एक प्रकार से उनसे संपर्क रखें। अगर व्यक्ति उनसे संबंध तोड़ दें, व्यक्ति उनसे दूर हो जाए तो क्या मजा आ कि ये अपराधी जगत से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ जाए? कभी नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम तो उनको हीरो समझते हैं। कोई अपराधी जगत से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अपने आप को अपनी प्रचार प्रसार के माध्यम से इस प्रकार से पेश करता है कि हम युवा लोग तो उसको समझते हैं कि हमारा हीरो है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे अपराधियों को क्यों हीरो माने। ठीक है, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं। तभी तो ये लोग ऐसी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। क्योंकि होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को, दुष्टों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार भी नहीं करनी चाहिए। हमें उनका एक प्रकार से अस्वीकार करके या फिर उनको किसी प्रकार का एक प्रकार से जो व्यक्ति पूजा जो उनमें पाई जाती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपराधी को समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त होना सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही भयावह स्थिति और हमारी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक कमजोर होने का प्रतीक है। मतलब ये अपराधी तत्वों को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करें। समाज के युवा, समाज के जो भी बुद्धिजीवी हैं या जो भी लोग हैं, ऐसे अपराधी तत्वों को या अपराधी जगत से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल पनाह न दें, बिल्कुल उनको स्वीकार्य न दें और बिल्कुल उनको अग्रसर बढ़ने के लिए मौके न दें। जब सबसे बड़ी हम कहते हैं कि भाई पुलिस मिली हुई है, कि वो सब हमारी संस्था मिली हुई है, आखिर चुनते कौन है? कमजोरी तो हमारे में कि हम ही ऐसे लोगों को चुने। क्यों चुने? हमको पता है कि ये व्यवस्था में जाकर लोकतंत्र को कमजोर करेगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी कई प्रकार के ऐसे काम करेगा जिससे असंतुलित स्थिति आएगी। तो चुने क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे मतलब लोगों को चुने क्यों? तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जिम्मेदारी हमारे पे है कि हम सक्षम होंगे, हम जागरूक होंगे, हम सचेत होंगे, तो ऐसे लोग कभी भी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए शुरुआत हमारे से होती है और फिर हम स्वच्छ होंगे तो अपने आप सब व्यवस्था स्वच्छ होंगी। ऐसे लोगों को पनाह बिल्कुल देना अस्वीकार करें। ठीक है, तो ये बात थी, हमने आज सामान्य अर्थ समझा कि राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। इसके संबंध में हमने सामान्य जानकारी को स्पष्ट किया।